सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कुछ यही पंक्तियां आज से 48 साल पहले बिहार से उठे एक जन आंदोलन ने और उसमें शामिल लगभग भारत के हर एक राज्यों से लगभग 1.5 लाख लोग शामिल थे। उसमें पार्लियामेंट की तरफ कूच करते हुए कही थी और उस समय की इंदिरा गांधी की अत्याचारी और अथॉरिटेरियन सत्ता को उखाड़ फेंका था। इस विशाल जन आंदोलन को लीड कर रहे थे बिहार के ही नेता और भारत के लेनिन कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण। आज हम उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष घटनाओं और उनके आज़ादी में, भारत की आज़ादी में योगदान तथा उसके भारत की आज़ादी के पश्चात जो परिस्थितियां थीं उनमें उनके योगदान के बारे में डिस्कस करेंगे और विशेषतः इमरजेंसी के दौरान उनके जन आंदोलन के बारे में। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 यानी आज ही के दिन सिताब दियारा, बिहार का ही एक गांव है, सिताब दियारा में उनका जन्म हुआ था। और ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए वो अमेरिका जाते हैं। वहाँ पर वो वेटर का काम भी करते हैं और गार्डनिंग का काम भी करते हैं। लेकिन हम वहाँ की स्टोरीज पर नहीं जाएंगे और ना उनके बचपन की स्टोरीज पर। हमारा फोकस 1929 के बाद जो उनके भारत की आज़ादी में योगदान और उसके बाद जो इमरजेंसी की परिस्थितियाँ बनी और इमरजेंसी में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की जो वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जो उन्होंने एक जन आंदोलन खड़ा किया, हम उस पर पूरा डिस्कस करेंगे। तो बात जब अमेरिका से 7 साल पढ़ने के बाद वो आते हैं तो 1931 में कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का। उसमें जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात होती है। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उस बात को लिखा है कि सोशलिज्म जो जयप्रकाश नारायण ने बताया, मतलब जो उनका व्यू है वो यूनिक व्यू है। और उन्होंने उसी समय उनको मतलब बोला था लव एट फर्स्ट साइट, उन्होंने लिखा है अपनी बुक में। महात्मा गांधी जी ने भी उनके समाजवाद की प्रशंसा करते हुए कहा था कि जो समाजवाद जयप्रकाश नारायण और सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू जानते हैं या तो वो समाजवाद लगभग कांग्रेस में कोई नहीं जानता है। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि अगर समाजवाद की धुरी थे तो अगर हम जयप्रकाश नारायण जी की आइडियोलॉजी की बात करें तो ये समय काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। अगर हम बात करें तो 1929 के आसपास जब वो अमेरिका से 7 साल की स्टडी के बाद आए थे तो उनके अंदर साफ तौर पर मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का प्रभाव दिख रहा था। उसके पश्चात भी 1938-39 के आसपास तक लगभग उनका ये जो विश्वास था मार्क्सिज्म पर या यूएसएसआर का जो सोशलिज्म था उस पर विश्वास अडिग रहा। यहाँ तक कि 1934 के आसपास सोशलिज्म के अगर कहा जाए तो मुख्य जो धुरी थी वो जयप्रकाश के हाथों में ही थी। 1934 में ही उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की भी करी थी। पर ये जो शिफ्ट हुआ है इनकी आइडियोलॉजी का वो हुआ है जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 को। वहाँ पर जब हिटलर ने आक्रमण किया तो स्टालिन का जो अप्रोच था हिटलर को हैंडल करने का उसमें लगभग 7 मिलियन डेथ हुई थी, लगभग हाफ डेथ हुई थी। 2.97 रशियंस मरे थे, शेष हिटलर की आर्मी मरी थी। तो इस भीषण नरसंहार और मतलब ह्यूमैनिटी के प्रति ये कृत्य को देख करके उनका जो बिलीफ था यूएसएसआर के डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर, उस पर उनका बिलीफ हट गया और वो धीरे धीरे गांधीज्म आइडियोलॉजी की तरफ शिफ्ट होने लगे। और लगभग ये गांधीज्म आइडियोलॉजी का प्रभाव उनके जीवन के अंत तक बना रहा। भले वो भारत के विभिन्न देशों पर जो इंसर्जेंसीज हो रही थी, जैसे कि तमिलनाडु में, सिक्किम में या नागा इंसर्जेंसी हो या बुंदेलखंड में जो नक्सलवाड़ी इलाके थे, हर जगह वो जो डीलिंग कर रहे थे, मतलब ये क्या कहा जाए कि मतलब जो भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहाँ पर उन चीज़ों को समाप्त करने का, तो उसमें सोशलिज्म के साथ साथ गांधीज्म का जो एक अप्रोच था वो बना रहा। यहाँ पर हमको इस बात को समझने की भी ज़रूरत है कि जब वो गांधीज्म की तरफ शिफ्ट हो रहे थे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उन्होंने अपने साथी सोशलिस्टों पर भी कड़ा प्रहार किया। जब रोमेश चंद्र दत्त ने कहा कि जो स्टालिन का सोशलिज्म है इट्स
डार्क स्पॉट ऑन द सन। तो उन्होंने कहा था इट्स नॉट डार्क स्पॉट ऑन द सन बट इट्स टोटली इक्लिप्स बाय ए डेमन स्पिरिट। बात से हम ये आइडिया लगा सकते हैं वो किस कदर इंडियन सोशलिज्म के लिए ओरिएंटेड थे। मतलब कि जो सोशलिज्म हो वो इंडिया की प्रगति के लिए हो, ना कि रशियन ओरिएंटेड। नारायण के जो सोशलिज्म था वो इंडियन ओरिएंटेड कैसे था, हम इस बात को समझेंगे। जो 1942 में जब रशिया ब्रिटेन के साथ चला गया था, क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया था और इंडिया स्ट्रगल कर रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, और रशिया चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ आ गया, तो जो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपोज करने से मना कर दिया। तो उन्होंने इस बात को भी क्रिटिसाइज किया कि जो इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट होना चाहिए वो इंडियन ओरिएंटेड होना चाहिए। आप आइडियाज जो सोशलिज्म रशिया के लेनिन के द्वारा जो प्रपोज किए गए थे रिवॉल्यूशन के, वो अप्लाई कर सकते हैं, बट जो सोशलिज्म और जो रेवोल्यूशन हो वो इंडियन ओरिएंटेड हो, यानी कि इंडिया के फेवर में होनी चाहिए। ये बाद में भी दिखती है उनके अंदर। जैसे कि हम देखें कि 1952 के आसपास विनोबा भावे का जो सर्वोदय मूवमेंट था, उस मूवमेंट में अगर हम देखें तो इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर हम इस बात को एनालाइज करें कि भारत में नक्सलवाद को कम करने में या उसका प्रभाव कम करने में अगर किसी का योगदान रहा तो जयप्रकाश नारायण उनमें प्रमुख थे। इसको हम इस बात से समझेंगे कि जैसे चूंकि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भारत की आज़ादी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, और उस लिहाज से हम ये बात देखेंगे कि वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे वो नक्सलवाद को काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्फेसाइज कर रहे थे। तो उसमें जो सर्वोदय मूवमेंट ये था कि जो जिनके पास लार्जेस्ट प्रॉपर्टीज थी वो अपने मतलब स्वेच्छा से ही एक थोड़ा समान डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो उस काम को बढ़ावा दिया जयप्रकाश नारायण ने, जिस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी का जो एजेंडा था मतलब बिलो द लेवल अपलिफ्टमेंट और उसके लिए टोटल रेवोल्यूशन, जो कि टोटल रेवोल्यूशन तो ना कहा जाए, टोटल रेवोल्यूशन शब्द अलग हो जाएगा, रेवोल्यूशन मजदूरों के द्वारा, किसानों के द्वारा और गरीबों के द्वारा। इन बातों को लेकर और सोशलिस्ट आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने को लेकर नेहरू और जयप्रकाश के बीच काफ़ी मतभेद थे, और जयप्रकाश जी ने मतलब हर बार उनको सुझाव देते रहे और नेहरू लगभग टालते रहे। या ये कहा जाए कि नेहरू को जो अच्छा लगा, मतलब जो सुझाव उनका अच्छा लगा उसको इम्प्लीमेंट किया, मतलब कार्य अपने अकॉर्डिंग ही किया था। उनके इस सर्वोदय मूवमेंट में भारत के तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों जैसे JRD टाटा और घनश्याम दास बिरला जैसे लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। इसी बात पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि जो हमारा ये सर्वोदय दान है वो सर्वोदय ना होकर के संपत्ति दान हो जाएगा, जिस पर JRD टाटा ने कमेंट करके कहा था नहीं, हम आपको इस बात के लिए समर्थन नहीं कर रहे हैं कि आप पूरी संपत्ति दान कर दें। तो उस बात पर जयप्रकाश जी ने मतलब मुस्कुराते हुए कहा था कि हम सिर्फ आपको सर्वोदय के लिए एम्फसाइज करेंगे, ना आपको पूरी संपत्ति दान करने के लिए नहीं कहेंगे। वैसे JRD टाटा ने उस समय के दौरान 25,000 रुपये, घनश्याम दास बिरला ने 10,000 रुपये सहयोग राशि प्रदान करी थी उस समय। तो हम बाकी चीज़ों पर डिस्कस ना करते हुए हम इस बात पर अब समझेंगे कि क्या कारण रहे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ वो इतना आक्रामक हो गए और उन्हें एक विशाल जन आंदोलन करना पड़ा। बात ये थी कि उसी समय 1971 के आसपास जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें इलेक्शंस के पश्चात जो प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, तो उसमें उन्होंने 24th अमेंडमेंट लेके आई। इन 24th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये था कि प्रेसिडेंट जो होगा उसको पार्लियामेंट के जो भी रूल्स होंगे, आर्डर्स भेजे जाएंगे तो उसको मानना ही पड़ेगा। और 24th अमेंडमेंट ही ये अधिकार दे दिया पार्लियामेंट को कि फंडामेंटल राइट्स में किसी भी प्रकार का वो अमेंडमेंट कर सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इस लिहाज से और एक इंसिडेंट ये भी आया था कि उन्होंने इलीगल तरीके से अपने खास अजीत नाथ राय उनको CJI बना दिया था। तो इन्हीं सब कंडीशन के कारण, और उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने उनको एक लेटर भी लिखा था अजीत नाथ राय जी के CJI बनाने पर। तो इन्हीं सब कंडीशंस के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि
जो एक डेमोक्रेट सोशलिज्म वाला मॉडल था, या कांग्रेस के अंदर भी डेमोक्रेसी खत्म होने के कगार पर थी, तो उन्होंने बिहार और गुजरात से जो आंदोलन छेड़ा, उस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप लिया कि इंदिरा गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी, जिसे जेपी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। गुजरात में एक छोटे से मुद्दे मेस में रेट बढ़ोतरी से स्टार्ट हुआ। गुजरात में जैसे ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसमें मेस में रेट बढ़ोतरी हुई, गुजरात के छात्रों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और गुजरात की जो चिमन भाई पटेल की सरकार थी, उसको बाध्य किया कि वो झुके। और यह आंदोलन से जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गुजरात में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस बढ़ोतरी से स्टार्ट हुआ था और उस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप अख्तियार किया कि लगभग संपूर्ण भारत से कांग्रेस विरोधी आवाज़ें उठने लगी। और 5 जून 1974 यही वो दिन था जब जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। उनकी इस संपूर्ण क्रांति में सोशल क्रांति, इकोनॉमिक क्रांति, पॉलिटिकल क्रांति, एजुकेशनल क्रांति, एथिकल क्रांति और आइडियोलॉजिकल क्रांति, रेवोल्यूशन आदि शामिल थी। मतलब उनके कहने का मतलब था कि मैं एक ऐसी रेवोल्यूशन चाहता हूँ जिसमें सर्वोच्च सत्ता समाज के निचले से निचले तबके के व्यक्ति के पास हो और प्रत्येक व्यक्ति मोरल, एथिकल, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल रूप से अपने आप में सक्षम हो। निश्चित रूप से ये एक यूटोपिया भी कहा जा सकता है, लेकिन उस समय युवाओं में इतना जोश था कि जैसे ही उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तो चाहे वो जनसंघ का रहा हो, चाहे वो कांग्रेस के युवा रहे हों, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी के युवा रहे हों, चाहे एबीवीपी के युवा रहे हों, मतलब लगभग हर जगह से युवाओं में ये आवाज़ उठने लगी कि जेपी ने जो सपना देखा उसको साकार करना है। और उस समय पटना के पटना यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ अध्यक्ष थे लालू प्रसाद यादव और कल्चरल सेक्रेटरी सुशील मोदी आदि सब लोग, ये कहा जाए कि जो अभी हम लोग जो ये बड़े बड़े राजनेता देख रहे हैं, इन सब के लिए वो एक ककहरा थी, या कहें कि राजनीति की शुरुआत थी उन लोगों के लिए। वहीं से ही नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद और मुलायम सिंह यादव, जिनका कल ही देहांत हुआ, आदि सब ये लोग इस सपने को साकार करने के लिए एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिए कि फाइनली 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार को झुकना पड़ा और दोबारा सरकार बनी। दोबारा सरकार में आने के बाद मोरारजी देसाई की जनसंघ की सरकार बनी और भारत में फाइनली जो डेमोक्रेसी लगभग खत्म होने वाली थी इंदिरा गांधी के इमरजेंसी इम्प्लीमेंट करने पर, वो सरवाइव कर गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उनके इस जेपी आंदोलन का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जेपी जी के गांव में, सिताब दियारा गांव में अमित शाह जी की सभा चल रही होगी। वो किस लिए है कि ये जो अभी की जो परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं, जो बिहार में जो अभी राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, उस सत्ता परिवर्तन से जो बीजेपी को डैमेज हुआ है, उस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए उसी जेपी आंदोलन की याद दिलाते हुए जेपी जी की जन्म स्थल सिताब दियारा गांव में ही अभी सभा चल रही होगी। जयप्रकाश नारायण जी की आइडियोलॉजी और उनके इस संघर्ष के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।